मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 10 अर्थात एस ब्लॉक से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात एस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुणों को देखेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे रिएक्टिविटी, सक्रियता, उसके बाद रिएक्शन विथ एयर, वायु के साथ अभिक्रिया। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्वों की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन्स, हैलोजनों के साथ क्रिया, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, अपचायक प्रवृत्ति देखेंगे, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में, द्रव अमोनिया में बने हुए विलयनों को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन के साथ अभिक्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी या सक्रियता। मेरे बेटे सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी, सक्रियता। ग्रुप 1 के तत्वों को एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं कहते हैं। ग्रुप 2 के तत्वों को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। यद्यपि ग्रुप 2 में बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन फिर भी इन्हें सम्मिलित रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो अगर हम देखें रिएक्टिविटी या सक्रियता का क्रम, तो ग्रुप 1 यानी कि एल्कली मेटल्स की क्रियाशीलता ज्यादा होती है ग्रुप 2 से, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से। और इसका कारण क्या है कि क्षार धातुओं का आकार बड़ा होता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है इन कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता बड़ा आसानी से निकलेगा क्योंकि आकार बड़ा है और उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए कम ऊर्जा द्वारा ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और M+ आयन बनता है। और क्षारीय मृदा धातुओं से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और M2+ आयन बनता है। क्षारीय मृदा धातुओं का आकार तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा होता है, लेकिन एल्कली मेटल से कम, क्षार धातुओं से कम होता है। इसलिए क्षारीय मृदा धातुओं से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इनकी सक्रियता कम हो जाएगी। अब अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहे हैं। क्षारीय धातुओं में लिथियम से ज्यादा होगी सोडियम की, उससे ज्यादा होगी पोटेशियम की, उससे ज्यादा होगी रुबिडियम की और सबसे ज्यादा होगी सीजियम की। और इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, R इंक्रीज होता है तो उससे
आर का मतलब आकार बड़ा होगा, त्रिज्या बड़ी होगी तो आकार बड़ा होगा, और आकार बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। बिल्कुल इसी तरह पैटर्न होता है क्षारीय मृदा धातुओं का। बेरिलियम से ज्यादा क्रियाशील होती है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से ज्यादा होता है बेरियम। तो ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता बढ़ती है, और यहां पर भी यही रीजन रहेगा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, और आर का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो ये तो रहा रिएक्टिविटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर। मेरे बेटे अब हम समूह 1 और समूह 2 के तत्वों की वायु के साथ क्रिया देखेंगे। रिएक्शन विथ एयर, वायु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। इसलिए हम इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ होने वाली क्रिया को देखेंगे। क्षार धातुओं में लिथियम को छोड़कर अन्य सभी क्षार धातुएं वायु के संपर्क में आकर उनकी चमक कम हो जाती है। केवल लिथियम को छोड़कर बाद बाकी जितनी धातुएं हैं वो वायु के संपर्क में आएंगी तो उनकी चमक कम हो जाती है। और उसका कारण क्या है कि इनकी सतह पर या तो हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है या ऑक्साइड की परत बन जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम और मैग्नीशियम अगर ठोस अवस्था में होते हैं तो ये वायु के साथ क्रिया नहीं करते, लेकिन अगर ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। किंतु चूर्ण होने पर क्रमशः Bu, कहने का तात्पर्य है कि बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब हम क्षार धातु की नाइट्रोजन के साथ क्रिया देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दो तरह की होगी, एक तो लिमिटेड अमाउंट में हो और दूसरा अधिकता में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम
और सीजियम। लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं, और ये सभी धातुएं नाइट्रोजन के साथ कोई क्रिया नहीं करती। उसका कारण ये है कि लिथियम के लिए फाई का मान बहुत ज्यादा होता है, हाई फाई, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के लिए फाई का मान कम होता है। तो लिथियम की हाई फाई वैल्यू होने के कारण, फाई वैल्यू का मान ज्यादा होने के कारण वो नाइट्राइड आयन को होल्ड कर लेते हैं, जबकि ये नहीं कर पाते। अगर वायु के साथ क्रिया देखें तो सभी तत्व वायु की सीमित मात्रा के साथ या ऑक्सीजन की सीमित मात्रा के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में लिथियम परऑक्साइड भी बनाता है। कम मात्रा में सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और बहुत कम मात्रा में सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कहने का तात्पर्य KO2, RbO2 और CSO2 सुपर ऑक्साइड बनते हैं। सीमित मात्रा में सभी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अधिकता होने पर लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और बहुत कम मात्रा में लिथियम परऑक्साइड बनाता है। सोडियम परऑक्साइड अधिकता के साथ बनाता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड कम मात्रा में बनाता है। और इसका कारण क्या है कि अगर हम साइज वाइज देखें, साइज के अनुसार देखें, तो ऑक्साइड आयन से बड़ा साइज होता है परऑक्साइड आयन का, और परऑक्साइड आयन से भी बड़ा होता है सुपर ऑक्साइड आयन का। ये डायमैग्नेटिक होते हैं। ऑक्साइड आयन डायमैग्नेटिक होता है, और ऑक्साइड भी डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक का तात्पर्य है प्रतिचुंबकीय, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे वैसे छोटे आकार के कैटायन सही तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाते, या ये कहें कि छोटे लोग बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो जब साइज बढ़ेगा तो बड़े साइज वाला एनायन बड़े साइज के कैटायन के साथ ही रह पाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बहुत कम मात्रा में ऑक्साइड तो बनता है लिथियम का ज्यादा मात्रा में, और जो परऑक्साइड है वो कम मात्रा में बनता है। सोडियम का परऑक्साइड बन जाता है, साइज बढ़ा तो सोडियम का परऑक्साइड बन गया, लेकिन सुपर ऑक्साइड कम मात्रा में बनता है। और ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं एक्सिस के साथ। ऑक्साइड तो सभी बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो उसके बड़े आकार के एनायन के साथ रहने में उसे कंफर्टनेस महसूस होती है। अब अगर हम
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें, बी, Mg, Ca, Sr, Ba, तो नाइट्रोजन के साथ सभी धातुएं क्रिया करती हैं और M3N2 टाइप का नाइट्राइड बनाती हैं, सभी धातुएं, क्योंकि इनके लिए फाई की वैल्यू सभी के लिए ज्यादा होती है। केवल यही धातुएं ऐसी हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिनके लिए फाई का मान कम होता है, इसलिए ये नाइट्राइड आयन को होल्ड नहीं कर पाती। ऑक्सीजन के साथ अगर देखा जाए तो लिमिटेड अमाउंट और एक्सेस में लिमिटेड अमाउंट के साथ रिएक्शन होगा तो सभी धातुएं MO प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं और इसमें BeO, MgO बनता है। बाद बाकी सभी धातुएं सुपर ऑक्साइड बना लेती हैं MO2 टाइप। अब हम सेकेंड नंबर पर ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अगर एल्कली मेटल ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह क्रिया किस तरह होती है? M2O है, इसके वियोजन से 2M प्लस आयन मिलेंगे और ऑक्साइड आयन मिलेगा। जल के वियोजन से H प्लस और OH माइनस मिलेगा। यद्यपि जल का वियोजन स्थिरांक बहुत कम होता है, इतनी आसानी से वियोजित नहीं होता, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये दोनों आपस में मिल गए तो OH बना लेंगे, OH माइनस, तो 2M प्लस और 2OH माइनस हो गए, या हम ये कहें कि 2MOH। अगर हम परऑक्साइड की अभिक्रिया देखें M2O2, तो इसके वियोजन से 2M प्लस आयन मिलेंगे और O2 2 माइनस आयन मिलेगा। H2O के वियोजन से H प्लस और OH माइनस आयन मिलेंगे। अगर दो अणु ले लेंगे तो 2H प्लस और 2OH माइनस आयन मिलेंगे। ये दोनों आपस में संयोग कर लेंगे तो बन जाएगा H2O2, 2MOH प्लस H2O2 बन। और अगर सुपर ऑक्साइड लेंगे MO2, तो इसके वियोजन से M प्लस और O2 माइनस आयन बनेगा। H2O के वियोजन से H प्लस और OH
OH माइनस आयन बनेगा। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके HO2 बनाएंगे जो कि अनस्टेबल होगा और टूट जाएगा H2O2 और O2 में। बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 2MOH हो जाएगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2HO2 बनेगा जो अनस्टेबल होगा, H2O2 और O2 में टूट जाएगा। तो इस तरीके से जब ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ होगी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पर ऑक्साइड की क्रिया होगी तो हाइड्रोक्साइड और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड के साथ क्रिया होगी तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी हम समझ सकते हैं कि MO क्षारीय मृदा धातु का ऑक्साइड है और साथ ही साथ H2O के साथ क्रिया होगी तो ये M2+ आयन और O2 माइनस में बदलेगा, ये H+ और OH माइनस में बदलेगा, आपस में ये संयोग करेंगे तो OH माइनस बन जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा MOH होल ट्वाइस। और जब पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा MO2 के साथ तो ये M2+ और O2 2 माइनस में वियोजित होगा, इसके वियोजन से H+ और OH माइनस आयन बनेंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये 2H+ और 2OH माइनस हो जाएगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे H2O2 और ये आपस में मिलकर के बना लेंगे MOH का होल ट्वाइस। तो ऑक्साइड के साथ क्रिया होगी, क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होगी तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, और अगर पर ऑक्साइड की क्रिया होगी तो हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। अब हम तीसरा पॉइंट है, सभी ऑक्साइड आर्द्रताग्राही होते हैं यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं और साथ ही साथ CO2 के अवशोषण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्षार धातुओं में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को लिक्विड अमोनिया में घोलकर वायु की परकलित मात्रा के साथ अपकृत कराने पर ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं। वायु तथा जल के साथ धातुओं की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है जिससे आग भी लग सकती है और विस्फोट भी हो सकता है। सोलोजॉन, सोडियम परऑक्साइड को सोलोजॉन कहा जाता है। तो सोलोजॉन एक उत्तम ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक की तरह किया जाता है। साथ ही साथ सबमरीन और स्पेस कैप्सूल्स, पनडुब्बी और स्पेस अंतरिक्ष यान वगैरह जो होते हैं जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जाते हैं, वो लोग इसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं क्योंकि इसका उपयोग सबमरीन तथा स्पेस कैप्सूल्स में श्वसन के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो एक तो मिलता है KOH और दूसरी मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर सिलेंडर में लेके जाएंगे तो उसका वजन काफी ज्यादा होगा, तो इसलिए और साथ ही साथ जब श्वसन प्रक्रिया होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती, उसको भी दूर करना होता है। तो पोटेशियम परऑक्साइड के प्रयोग से क्या फायदा है कि एक तो ऑक्सीजन निकलती जो श्वसन के काम में आती, और जो KOH बनता है
वो श्वसन के पश्चात निकली हुई CO2 को अवशोषित करके K2CO3 बना लेगा। तो ये ऑक्सीजन श्वसन के लिए प्रयुक्त हो गई और श्वसन से निकली हुई CO2 को KOH अवशोषित कर लेता है। तो पोटेशियम पर ऑक्साइड दोनों काम करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी देता है और CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है। ये तो रहा रिएक्शन विथ एयर के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और वो है रिएक्शन विथ वाटर। मेरे बेटे अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया। मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो क्षार धातुओं की जब क्रिया कराई जाती है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है, जो पॉप साउंड के साथ निकलती है, जैसे छोटे छोटे पटाखे चलते हैं, पटपट की आवाज करती हुई निकलती है। और अगर हम रिएक्टिविटी का क्रम देखें तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता जाएगा। जल के प्रति देख रहे हैं तो जल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है, वैसे भी क्रियाशीलता बढ़ती है। अब अगर हम क्षारीय मृदा धातुओं को देखें तो बेरिलियम ठंडे पानी के साथ और गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्रियाशीलता बढ़ेगी, इसका मतलब ऊपर वाली धातु कम क्रियाशील होगी। तो बेरिलियम कम क्रियाशील होता है, इसलिए ठंडे और गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन भाप के साथ क्रिया करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। अगर किसी भी धातु की क्रिया जल के साथ होगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर किसी धातु की क्रिया भाप के साथ हो रही है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। संसार की कोई भी धातु अगर भाप के साथ क्रिया करेगी तो हमेशा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलेगी। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करता, गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। मैग्नीशियम स्टीम के साथ क्रिया करता है, भाप के साथ क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सामान्य जल के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये तो रहा जल के साथ अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। क्षार धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके MH प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं। जो आयनिक लक्षण होता है उस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक लक्षण यानी कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है और कोवैलेंट कैरेक्टर घटता है। उसका कारण क्या है कि R+ का आकार बढ़ता है
और जब R+ का आकार बढ़ेगा तो आयनिक लक्षण में वृद्धि होती है। फजान के नियमानुसार कैटायन जितना छोटा होता है उसमें सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो अगर कैटायन छोटा होगा तो वो तो टॉप पर होगा, बॉटम में जाएंगे तो कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा। इसलिए टॉप वाले कैटायन में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ज्यादा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो LiH में आंशिक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। एल्कली मेटल हाइड्राइड NaCl की तरह संरचना रखती है। क्षार धातुओं में मैंने बताया कि MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं और BH2 मतलब बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं, मतलब इनमें कई अणु आपस में जुड़ जाते हैं। इस तथ्य को हमने यूनिट 9 अर्थात हाइड्रोजन में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। तो ये तो रहा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और वो है रिएक्शन। मेरे बेटे अगला रासायनिक गुण है रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु में हैलोजनों के साथ क्रिया करके आयनिक हैलाइड बनाती है M+X- और क्षारीय मृदा धातु में भी आयनिक हैलाइड बनाती हैं M+X- आयनिक हैलाइड होते हैं ये भी आयनिक है। LiX में लिथियम हैलाइड में आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है और उसका कारण है हाई फाई ध्रुवण शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए ये ऋणावेशित आयन को ध्रुवित करके सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करता है। BeH2 बेरिलियम हैलाइड और मैग्नीशियम हैलाइड भी सहसंयोजी लक्षण रखते हैं और उसका कारण है कि इनकी ध्रुवण शक्ति बहुत अधिक होती है। अगर हम LiF, LiCl, LiBr और LiI में सहसंयोजी लक्षण देखें, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आगे जाने पर क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि आगे जाने पर R- का साइज बढ़ेगा तो ध्रुवणीयता भी बढ़ेगी। ऋणावेशित आयन की ध्रुवणीयता आकार पर निर्भर करती है और जितना ज्यादा ऋणावेशित आयन ध्रुवित हो जाएगा सहसंयोजी लक्षण उतना ही अधिक होगा। तो R- बढ़ता है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, तो ध्रुवणीयता भी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है, जिससे सहसंयोजी लक्षण का क्रम टॉप टू बॉटम मीन से फ्लोराइड से लेके आयोडाइड तक क्रमशः बढ़ता है। केवल लिथियम के हैलाइड जल योजित होते हैं, जैसे LiCl2.2H2। अन्य सभी क्षारीय धातुओं के हैलाइड निर्जल होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड जल योजित होते हैं, जैसे CaCl2.6H2O, MgCl2.6H2O। LiF उच्च जालक ऊर्जा के कारण जल में नहीं घुलता और LiI निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण जल में नहीं घुलता। LiF की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और LiI की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए जल में नहीं घुलते। केवल CSCl, CSBr, CSI की संरचना
CH-Cl टाइप होती है, मतलब एक धनायन को 8 ऋणायन घेरे होंगे और एक ऋणायन को 8 धनायन घेरे होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होती है। जबकि अन्य सभी की NaCl टाइप होती है संरचना, अन्य सभी क्षारीय धातुओं के हैलाइडों की NaCl टाइप संरचना होती है। कहने का तात्पर्य है धनायन 6 ऋणायनों द्वारा घिरा होगा और प्रत्येक ऋणायन 6 धनायनों द्वारा घिरा होगा। इसे 6:6 व्यवस्था या कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होती है। BeCl2 और BeF2 को इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य डायरेक्ट क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ क्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए हम बेरिलियम ऑक्साइड का रिडक्टिव क्लोरीनेशन कराते हैं विद कोक। तो कोक के साथ रिडक्टिव क्लोरीनेशन कराने पर बेरिलियम क्लोराइड बनता है। BeO + C + Cl2 चेंजेस इनटू BeCl2 + CO। और बेरिलियम फ्लोराइड बनाने के लिए अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट का ऊष्मीय विघटन करते हैं, NH4 BeFO। इसे जब गर्म करेंगे तो ये विघटित हो जाएगा BeF2 NH3 और HF में। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैलाइड से संबंधित कुछ पॉइंट और नोट करेंगे, और उसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड। एल्कली मेटल हैलाइड बनाने के लिए मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट अथवा मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हैलो एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हैलाइड बनेगा। साथ ही साथ ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलती है तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है, माइनस साइन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि MF के लिए, मतलब फ्लोराइड्स के लिए, डेल्टा H का ऋणात्मक मान कम होता है, और उसका कारण यह कि जब Li+ हैलाइड आयन के साथ जुड़ता है तो उस दौरान कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब Li+ और X- के बीच के बॉन्ड के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए डेल्टा H का ऋणात्मक मान कम होता जाता है। अगर हम MCl, MBr और Mi के लिए देखें तो निर्मुक्त ऊर्जा का मान बढ़ता है। यहां पर निर्मुक्त ऊर्जा का मान कम हो रहा है और यहां पर निर्मुक्त ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो टॉप टू बॉटम जाने पर इनका मान कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए बढ़ता है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसका आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि BeCl2 कमरे के ताप पर पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, अर्थात इस तरह होता है BeCl BeCl क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को देकर ये एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना था। इसी तरीके से बॉन्ड बनाने का सिलसिला चलता रहता है। अब अगर हम किसी भी बेरिलियम एटम को देखें तो यहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसलिए बेरिलियम एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में एटम होता है और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अगर इसे हम हीट करें, T1 इज 1200 केल्विन तक अगर इसे गर्म करें तो ये डाइमर फॉर्म में आ जाता है। डाइमर फॉर्म का मतलब है 2 अणु
एक साथ जुड़े होंगे। जुड़ने का पैटर्न वही रहेगा, ये एटम इसे लोन पेयर दे देगा, ये एटम इसे लोन पेयर। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो बेरिलियम 3 बॉन्ड्स रखता है, और जब 3 बॉन्ड्स होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। 3 बॉन्ड होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्री हो जाएगी प्लेनर। यहां पर 4 बॉन्ड थे इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री नॉन प्लेनर होती है क्योंकि टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। यहां पर ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में है इसलिए ज्योमेट्री प्लेनर होगी। और अगर इसे और भी गर्म किया जाए, मीन टू से T2 इज ग्रेटर देन 1200 केल्विन, तो ये मोनोमर फॉर्म में आ जाता है। और ये मोनोमर हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, लीनियर ज्योमेट्री होती है। ये डाइमर है, और ये पॉलीमर हो गया। तो ये तो रहा रिएक्शन विथ हैलोजेंस। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग टेंडेंसी या अपचायक प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन का संयुक्त होना अपचयन कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो अपचायक प्रवृत्ति या अपचयन क्षमता बढ़ेगी। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आकार अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है, और उसका कारण यह है कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का निकलना आसान होता है, या ये कहें कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, इसलिए ये अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो स्पष्ट है कि अगर हम अपचायक क्षमता देखेंगे तो एल्कली मेटल्स के लिए IE का मान कम होगा इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालना क्षारीय धातुओं की तुलना में कठिन होगा, इसलिए क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में उच्च कोटि की अपचायक होती है। अब हम अपचायक क्षमता का क्रम देखेंगे। तो मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए लिथियम से ज्यादा होती है सोडियम की, सोडियम से ज्यादा होती है पोटेशियम की, उससे ज्यादा होती है रुबिडियम की, और उससे ज्यादा होती है सीजियम की। लेकिन ये क्रम गैसीय अवस्था का है। जल में लिथियम छोटे आकार का होने के कारण उच्च जलयोजन ऊर्जा रखता है, और वो जलयोजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की निष्कासन में सहायक होती है। इसलिए जलीय विलयन में लिथियम की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये तो रहा ग्रुप 1 का। और ग्रुप 2 में जो क्रम है
अपचायक क्षमता का वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा कैल्शियम की, उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम की और सबसे ज्यादा बेरियम की। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गैसीय अवस्था में सीजियम सर्वाधिक अपचायक क्षमता रखता है और जलीय विलयन में लिथियम की अपचायक क्षमता सर्वाधिक होती है। ये तो रहा अपचायक प्रवृत्ति के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और वो है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया में बने विलयन। मेरे बेटे अगला रासायनिक गुण है सोल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, अर्थात द्रवित अमोनिया में बने विलयन। द्रवित अमोनिया का तात्पर्य है ऐसी अमोनिया जो दाब द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दी जाए। इसका तात्पर्य पानी में बने विलयन से बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। लिक्विड अमोनिया का मतलब हुआ द्रवित अमोनिया, इसमें पानी में बना हुआ विलयन नहीं होगा। तो जब हम क्षार धातुओं को द्रवित अमोनिया में घोलते हैं तो क्षार धातु के वियोजन से मिलेंगे कैटायन और इलेक्ट्रॉन। अमोनिया द्रवित होती है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश और नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश होता है। इसे सुविधा के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं। तो जिस तरीके से जलयोजन होता है उसी तरीके से अमोनीकरण भी होता है। ऋणावेशित नाइट्रोजन धनावेशित कैटायन की ओर होगी, धनावेशित आयन की तरफ नाइट्रोजन होगी और इस तरीके से चारों ओर से अमोनिया इसे घेर लेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की ओर होगी और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी चारों ओर से अमोनिया के अणुओं द्वारा घिर जाएगा। तो जो अमोनिया से घिरा हुआ धनावेशित आयन है उसे हम MnH3 प्लस अमोनिएटेड कैटायन कहेंगे और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर भी अमोनिया के अणु व्यवस्थित हैं, इसलिए इसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिएशन। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अमोनिएशन के लिए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जो अमोनिएशन होता है या द्रव अमोनिया में जो विलयन बनते हैं, इसी तरीके का रिएक्शन उनमें भी होता है। M पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सॉल्यूशंस डार्क ब्लू कलर के होते हैं। नीले रंग के होते हैं। इनमें इनका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है
ये अन्य पदार्थों को अपचयित करने का गुण भी रखते हैं, अर्थात अपचायक की तरह होते हैं, रिडक्टिव नेचर रखते हैं और कंडक्शन शो करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। ब्लू कलर सोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि इनमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, रिडक्टिव नेचर भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, लेकिन जो कंडक्शन होता है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और अमोनिएटेड कैटायन के कारण होता है। जो कंडक्शन होता है वो उसमें वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और अमोनिएटेड कैटायन के कारण होता है। मतलब दोनों ही आवेश और धारा को इधर उधर ले जाने की क्षमता रखते हैं। आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो जब दोनों गति करेंगे तो उससे कंडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत अधिक समय तक रखे रहने पर, अधिक समय तक रखने पर या गर्म करने पर धात्विक अमाइड बनाते हैं। M+NH3 changes into MnH2 plus half H2। ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस की विशेषताएं हमने बताई। और अगर इनके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को देखें तो वो ब्रॉन्ज कलर्ड होते हैं। ब्रॉन्ज कलर्ड, कांसे जैसा रंग, जैसा होली पर लाल रंग अगर बहुत ज्यादा ले लिया जाए और उसको रगड़े तो हाथ में एक चमक, ग्रीनिश डार्क, ग्रीनिश ब्लू, ब्लैक कलर की एक चमक मिलती है, उसे ब्रॉन्ज कलर कहते हैं, कांसे जैसा रंग। और साथ ही साथ ये डायमैग्नेटिक होती है। डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि जब मेटल एक्सिस में होगी तो मेटल कैटायन बनेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बनेंगे और इनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, युग्मित होने लगते हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर होता है। तन विलयन है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और सांद्र विलयन डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी होता है कि ये ब्लू ब्लैक कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, रिडक्टिव नेचर भी रखते हैं और इनमें कंडक्शन भी होता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड कैटायन। लंबे समय तक रखने पर या गर्म करने पर ये हेक्सा अमोनिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें हेक्सा अमोनिएट कैटायन
होता है। इनका वाष्पीकरण करने पर मूल धातु प्राप्त हो जाती है। इवेपोरेशन करने पर या वाष्पीकरण करने पर मूल धातु प्राप्त हो जाती है और इनका वाष्पीकरण करने पर हेक्सा अमोनिएट कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, जब क्षार धातु को या क्षारीय मृदा धातु को द्रवित अमोनिया में घोला जाता है तो धातु के विभाजन से प्राप्त धनावेशित और ऋणावेशित आयनों को अमोनिया का अणु विपरीत आवेशित किनारे से या सिरे से घेर लेता है। धात्विक धनायन की ओर नाइट्रोजन परमाणु होगा जो कि ऋणावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन की ओर धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु होगा। इस तरीके से अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इस प्रक्रम को अमोनिएशन कहते हैं। क्षारीय धातुओं के तन विलयन ब्लू कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, रिडक्टिव होते हैं मतलब अपचायक प्रकृति के होते हैं और चालकता प्रदर्शित करते हैं। जबकि सांद्र विलयन ब्रॉन्ज कलर के होते हैं और डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ब्लू कलर का कारण अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये अपचायक गुण रखते हैं और इनमें कंडक्शन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड कैटायन दोनों के कारण होता है। सांद्र विलयन में अधिकता से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो युग्मित होने लगते हैं, इसलिए इनमें डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है और इनकी प्रकृति डायमैग्नेटिक होती है या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर अधिकता में होता है। अधिक लंबे समय तक रखे रहने पर ये मेटल अमाइड देते हैं और अगर इन्हें वाष्पीकृत किया जाए तो मूल धातु प्राप्त हो जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं के तन विलयन ब्लैक कलर्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन ब्रॉन्ज कलर के ही होते हैं और सारे गुण हमने बता दिए कि इसी से मिलते जुलते हैं। बस केवल इतना अंतर है कि लंबे समय तक रखे रहने पर ये मेटल अमाइड देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हेक्सा अमोनिएट। तो ये तो रहा सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और वो है रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ अभिक्रिया। क्षार धातुओं में केवल लिथियम कार्बन के साथ क्रिया करता है और लिथियम कार्बाइड बनाता है जो कि आयनिक प्रकृति का होता है। कार्बाइड में C ट्रिपल बॉन्ड C और इस कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2Li प्लस आयन इससे अटैच हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि लिथियम कार्बाइड आयनिक प्रकृति का होता है। अन्य क्षार धातुएं इंटरकैलेशन कंपाउंड या अंतर्विष्ट यौगिक बनाती हैं जिनमें कार्बन परमाणु धात्विक परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। बीच के रिक्त स्थानों को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कार्बन परमाणु प्रवेश कर जाते हैं और इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं भिन्न भिन्न प्रकार की कार्बाइड बनाती हैं, जैसे बेरिलियम कार्बाइड बनाता है जो जल अपघटित होकर मीथेन देता है। मैग्नीशियम कार्बाइड बनाता है जो जल अपघटित होकर प्रोपाइन देता है। कैल्शियम कार्बाइड बनाता है जो जल अपघटित होकर एसिटिलीन देता है और बेरियम कार्बाइड बनाता है जो जल अपघटित होकर एसिटिलीन देता है। सभी अभिक्रियाओं में धात्विक हाइड्रोक्साइड निकलते हैं। तो ये तो रहा रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ अभिक्रिया। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे, इस चैप्टर का शेष भाग देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।